एक नया दिन, एक नया एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ का बाजार अभी गर्मा गर्म है और रोज एक नई कंपनी लिस्टिंग की कोशिश में है। लेकिन ये फ्रेंजी सिर्फ शॉर्ट टर्म धमाका है या फिर आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अपॉर्चुनिटी? वेल, सेबी ने अभी इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतने की सलाह दी है और नए रेगुलेशंस भी लाए हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स किसी बबल का शिकार न बने। फिर भी एसएमई आईपीओ का क्रेज ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सवाल ये है कि जब एसएमई आईपीओ मार्केट इतना रेड हॉट है तो आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर एक कदम पीछे हटकर संभल रहे हो? वेल, इसलिए तो हम लेकर के आए हैं ये एसएमई आईपीओ रिव्यू सीरीज। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हर हफ्ते की तरह आज के एपिसोड में भी सबसे पहले हम पिछले हफ्ते के एसएमई आईपीओस पर एक क्विक नजर डालेंगे। पहले मैं आपको जल्दी से एक क्विक रिकैप दे देती हूँ पिछले हफ्ते हुए 4 एसएमई आईपीओस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सतकरतार शॉपिंग की। आयुर्वेदा हेल्थ केयर में काम करने वाली सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड हाल ही में अपना 33.8 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आई थी। ये आईपीओ पूरा फ्रेश इशू था और इसका प्राइस बैंड 77 से 81 रुपीस पर शेयर रखा गया है, जिसके ऊपर कंपनी के शेयर की लिस्टिंग 90% प्रीमियम पर हुई थी। सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड आयुर्वेदा बेस्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस और होलिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी ने अपना फोकस एक्सक्लूसिवली आयुर्वेद प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट किया है, जिसमें मॉडर्न रिसर्च और ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक विजडम का इंटीग्रेशन होता है। इनके नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आज के वेलनेस फोकस्ड लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट हैं। अगली कंपनी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड ने हाल ही में अपना 39.42 करोड़ रुपीस का इशू लाया है, जिसमें 27.1 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 12.32 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है। इशू की प्रोसीडिंग्स का यूज कंपनी एडिशनल प्लांट और मशीनरी प्रोक्योर करने के लिए करने वाली है। कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है जो कई इंडस्ट्रीज के लिए यूज होती है, जैसे डेयरी, एडिबल ऑयल, बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड्स, पेंट्स एंड एडहेसिव्स, केमिकल्स, सीरियल्स, स्नैक फूड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है काबरा ज्वेल्स लिमिटेड। रिसेंटली ही काबरा ज्वेल्स अपना 40 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आई थी, जो पूरा फ्रेश इशू था। आईपीओ का प्राइस बैंड 121 से 128 रुपीस पर शेयर सेट किया गया है। ये आईपीओ 15 जनवरी 2025 को ओपन हुआ, 17 जनवरी 2025 को क्लोज हुआ। अलॉटमेंट फाइनलाइज होने की डेट 20 जनवरी 2025 है और शेयर्स 22 जनवरी 2025 को एनएससी एसएमई पर लिस्ट होंगे। काबरा ज्वेल्स जो 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक रिटेल ज्वेलरी कंपनी है जो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स का वाइड कलेक्शन ऑफर करती है। वेडिंग ज्वेलरी इनका सबसे पॉपुलर कैटेगरी होता है, लेकिन डेली वेयर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अहमदाबाद में इनके 6 शोरूम्स हैं, जैसे केके ज्वेल्स ब्राइडल, केके ज्वेल्स डायमंड और सिल्वर स्टूडियो। इनका बिजनेस मॉडल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तरफ जनरल डिजाइन जैसे चेन्स, रिंग्स और पेंडेंट्स वेंडर से प्रोक्योर करते हैं और दूसरी तरफ ये कस्टमाइज्ड ज्वेलरी जो इन हाउस डिजाइन या कस्टमर ऑर्डर्स के बेसिस पर बनाई जाती है कारीगरों की एक्सपर्टीज के साथ। इनके की प्रोडक्ट्स में रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेस और बैंगल्स जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। रिखाव सिक्योरिटीज 88.82 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आई है, जो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। वेल, फ्रेश इशू में 83.28 लाख शेयर्स हैं, 71.62 करोड़ रुपीस रेज होगा। ऑफर फॉर सेल के थ्रू 20 लाख शेयर्स, 17.2 करोड़ रुपीस का हिस्सा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 82 से 86 रुपीस पर शेयर रखा गया है। आईपीओ 15 जनवरी 2025 से ओपन होकर 17 जनवरी 2025 को क्लोज हुआ था। अलॉटमेंट 20 जनवरी 2025 को फाइनलाइज होगा। शेयर्स 22 जनवरी 2025 को बीएससी एसएमई पर लिस्ट होंगे। 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई रिखाव सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेरिवेटिव और कमोडिटी सेगमेंट्स में भी इनका काम है और एज अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर ये स्मूथ ट्रेड सेटलमेंट्स एंश्योर करते हैं। रिखाव सिक्योरिटीज आईपीओ पार्टिसिपेशन और डीमैट अकाउंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और साथ ही एज म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स ये क्लाइंट्स को उनके इन्वेस्टमेंट्स गाइड करते हैं। मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज भी इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो इस आईपीओ को देखना मत भूलिएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इन आईपीओ का कैसा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, और अगर वो लिस्ट हो चुका है तो उसके लिस्टिंग गेन्स पर भी नजर डालते हैं। वेल, ये था रिकैप। आइए अब बात करते हैं उस 2 आईपीओ की जो हमारे ऑप्शन में वन फॉर वॉच लिस्ट है। हमने इन कंपनीज को इसलिए चुना है क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज में वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके पीछे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं और इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल हमारे हिसाब से अच्छा दिख रहा है। हम पहले थोड़ा विस्तार में बात करेंगे काबरा ज्वेल्स लिमिटेड की। काबरा ज्वेल्स आईपीओ और उसके बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। इस आईपीओ से काबरा ज्वेल्स लिमिटेड का मेन ऑब्जेक्टिव है अपने बोरिंग्स को पार्शियली या फुल्ली रीपे कर
करना और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। कंपनी 10 करोड़ रुपए नेट प्रोसीड्स से बोरोइंग्स रीपे करना चाहती है, जिससे डेट सर्विसिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही वर्किंग कैपिटल गैप को पूरा करने के लिए कंपनी 22 करोड़ रुपए यूटिलाइज करेगी, जो एग्जिस्टिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स नवंबर 2024 तक को कॉम्प्लीमेंट करेगा। बाकी फंड्स को जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, साथ ही अनफोर्सीन एक्सीजेंसीज को एड्रेस करना और नॉर्मल बिजनेस नीड्स को सपोर्ट करना शामिल है। अब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट कुछ ऐसा रहा। FY22 में टोटल इनकम 112.08 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5.4 करोड़ रुपीस। FY23 में टोटल इनकम 122.27 करोड़ रुपीस, नेट प्रॉफिट 4.41 करोड़ रुपीस। FY24 में टोटल इनकम 164 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 9.4 करोड़ रुपीस। FY23 में प्रॉफिट का डिप मेनली गोल्ड प्राइसेस के ज्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर पड़ने की वजह से था। FY25 के पहले 8 महीने यानी कि 30 नवंबर 2024 तक कंपनी ने 125.49 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम, 8.81 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट अचीव किया। काबरा ज्वेल्स लिमिटेड के रिस्क में ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स, एडिशनल वर्किंग कैपिटल सिक्योर करने के चैलेंजेस, इंटरेस्ट रेट्स का फ्लक्चुएशन और रिटेल ऑपरेशंस मैनेज करने में पोटेंशियल डिफिकल्टीज शामिल हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकती हैं। काबरा ज्वेल्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स टैक्स, रेगुलेटरी और सिविल लिटिगेशन जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहे हैं। जी हां, इनका आउटकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लायबिलिटीज और बिजनेस ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर सकता है और इनका रिजल्ट अनसर्टेन है। कंपनी को सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है और एडिशनल फंडिंग सिक्योर करना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंसिंग चैलेंजेस के कारण बिजनेस एक्सपेंशन लिमिट हो सकता है। अगर कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाती और ग्रोथ स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में फेल होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल आउटकम्स के लिए एडवर्स हो सकता है। की टेकअवेज, वेल, काबरा ज्वेल्स के ब्रांड को ग्रो करने का एक की फैक्टर है उनका इनोवेशन पर फोकस और यूनिक डिजाइन्स का ऑफर करना, और ये उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। ज्वेलरी डिजाइन्स मार्केट इंसाइट्स, रिसर्च, कस्टमर प्रेफरेंसेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स और उन रीजन्स के नॉलेज पर बेस किए जाते हैं जहां पर कंपनी ऑपरेट करती है। वेल, कंपनी की मार्केटिंग टीम एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर फीडबैक के जरिए कस्टमर प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स समझती है और इन्हीं इंसाइट्स के बेसिस पर नए ज्वेलरी डिजाइन्स के लिए स्ट्रैटेजी और विजन डेवलप करती है, जो मार्केट ट्रेंड्स और रीजनल वेरिएशंस के साथ अलाइन होते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर नीड्स के हिसाब से डिजाइन करती है और इन डिजाइन्स के बेसिस पर वेंडर्स और जॉब वर्कर्स के साथ अरेंजमेंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो उनके बिहाफ पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सब मिलकर कंपनी अपने स्टोर्स पर कस्टमर्स को एक पर्सनल टच प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जिससे उनका एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन सके। वेल, वैल्यूएशन, अगर FY25 के एनुअलाइज्ड सुपर अर्निंग्स को पोस्ट IPO फुल्ली डाइल्यूटेड इक्विटी कैपिटल पर एट्रीब्यूट करें तो आस्किंग प्राइस का PE 10.16 होता है। FY24 के अर्निंग्स के बेसिस पर PE 14.29 पे है। ओवरऑल इशू रीजनेबली प्राइस लग रहा है, स्पेशली जब हम कंपनी के PE रेशियो को इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करें। काबरा ज्वेल्स लिमिटेड के अलावा हमें करतार शॉपिंग लिमिटेड भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, एज हमें लगता है कि कंपनी का ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक मॉडर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल प्रूवन है, जो रिफ्लेक्ट होता ही है इनके कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ और डिजिटल चैनल के सक्सेस से। साथ ही भारत का आयुर्वेद सेक्टर भी एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। अब ये चर्चा है उन IPOs की जिन्होंने ऑलरेडी अपना डेब्यू कर लिया है या फिर इस वीक में करेंगे, लेकिन हमारे इस सीरीज का पर्पस तो है कि हम आने वाले SME IPOs को कैसे परखें और फिर सोच समझ कैसे इन्वेस्ट करें, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, अपकमिंग SME IPOs ऑफ द वीक। वेल, यहां हम कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ और कुछ रेड फ्लैग्स या रिस्क पर नजर डालेंगे, ताकि आप अपना डिसीजन और भी इन्फॉर्म्ड वे में ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड के बारे में। लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में जानने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डाल दिया जाए। कंपनी अपना पहला
बुक बिल्डिंग रूट आईपीओ ला रही है जिसमें 56 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे ताकि 40.32 करोड़ रुपीस मोबिलाइज किए जा सके। जी हाँ, ये एक 100% फ्रेश इशू है। कंपनी ने प्राइस बैंड 70 से 72 रुपीस पर शेयर, फेस वैल्यू 10 ईच अनाउंस किया है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 16 जनवरी 2025 से ओपन होगा और 20 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा। रिटेल के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 1600 शेयर्स की होनी चाहिए और उसके बाद मल्टीपल्स में अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट के बाद शेयर्स बीएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे। ये इशू कंपनी के पोस्ट आईपीओ पेड अप इक्विटी कैपिटल का 27.17% हिस्सा बनेगा। कंपनी इस आईपीओ के नेट प्रोसीड से 11.01 करोड़ रुपीस यूज करेगी। नई ब्रांचेस सेटअप करने के लिए 13.95 करोड़ रुपीस का उपयोग वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट पर करेंगे। 9.6 करोड़ रुपीस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है जो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। सो जीईसी के अंडर कंपनी स्टूडेंट्स को अब्रॉड मेनली कनाडा में करियर बिल्ड करने के लिए स्मार्टर एजुकेशनल डिसीजंस लेने में मदद करती है और आईसी के अंडर कस्टमर्स को टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस और परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि पीआर के लिए असिस्ट करती है। एलआईसीएल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो पंजाब, चंडीगढ़ और वडोदरा के अलग अलग पार्ट्स के स्टूडेंट्स और कस्टमर्स के लिए काम करती है। कंपनी का विजन है इंडियन स्टूडेंट्स को एम्पावर करना और सिटीजन्स के सपने पूरा करके उन्हें ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल पोजीशन दिलाना। एजुकेशन कंसल्टेंसी प्रोग्राम में एजुकेशन लोन गाइडेंस, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन फॉर्मेलिटीज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ट्रेनिंग और स्टडी या स्कूलिंग वीजा असिस्टेंस शामिल है और कंपनी एडमिशन से लेकर के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट तक फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के अंडर कंपनी टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीजा और पीआर सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को ट्रैवल का सही टाइम, डेस्टिनेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस देती है। अब अगर हम उनके दो मेजर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2024 उनका लगभग 91% रेवेन्यू जीईसी यानी कि ग्लोबल एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज से आता है और बाकी का इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर टूरिस्ट या बिजनेस एंड एप्लीकेशन फॉर पीआर से आता है। मोरओवर अप्रॉक्सीमेटली 98% इनका रेवेन्यू केवल स्टूडेंट वीजा रिलेटेड सर्विसेज से ही आता है और बाकी का लगभग 2% टूरिस्ट या बिजनेस वीजा और पीआर रिलेटेड सर्विसेज के थ्रू आता है। लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड के लिए ये नोट करना जरूरी है कि कनाडा का इनटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पिछले साल तक अप्रॉक्सीमेटली 5,50,000 का था, लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बाद उन्होंने ये टारगेट रिड्यूस करके 4,37,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनुअली कर दिया है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अप्रॉक्स 50% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से ही आते हैं। एलआईसीएल हर साल 2500 प्लस स्टूडेंट्स कनाडा भेज रही है और इनका एम है ये नंबर एक साल में 5,000 स्टूडेंट्स तक ले जाना और आगे चल करके ये नंबर 4,37,000 स्टूडेंट्स में से 10,000 तक पहुंचाना। अकॉर्डिंग टू देयर आरएचपी, कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिडक्शन अनाउंस किया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली एलआईसीएल के बिजनेस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनके एनुअल टारगेट्स का सिर्फ 2% है। एलआईसीएल इस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से काम कर रही है और कनाडा, यूएसए, जर्मनी और यूके के कई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए प्रेफर्ड पार्टनर के रूप में पहचानी जाती है जहां उनके डायरेक्ट एग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा रिसेंट में एलआईसीएल ने यूएसए, यूके और जर्मनी के 20+ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट्स भी किए हैं। वेल, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव, उस कंट्री में कोई एडवर्स पॉलिटिकल सिनेरियो या वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है तो ये चीज क्लाइंट्स को इमिग्रेशन वीजा के लिए ऑप्ट करने से रोक सकती है। ऐसे सिचुएशन से कंपनी का रेवेन्यू इफेक्ट हो सकता है जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो का इशू हो सकता है। सिमिलरली, अगर कंपनी को अपनी मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग जुरिस्डिक्शंस से स्टूडेंट्स एनरोल करने में प्रॉब्लम होती है या किसी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के साथ उनका से टाई अप खत्म हो जाता है तो इसके फाइनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशंस और फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वो टाइमली मैनर में या बिल्कुल भी नए जुरिस्डिक्शंस आइडेंटिफाई कर सके ताकि ऐसे एडवर्स लेजिस्लेटिव चेंजेस का इंपैक्ट मिटिगेट हो सके और इन चीजों का ख्याल इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, स्पेशली जब इनकी मैक्सिमम डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी कनाडा के ऊपर है। वेल कंपटीशन, तो ये कंपनी एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करती है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और वैसे तो लिस्टेड स्पेस में देखें तो कंपनी ने अपने आरएचपी में विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना कंपटीशन बताया है। कुछ की केपीआईज के बेसिस पर दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि लैंडमार्क इमिग्रेशन कंफर्टेबली ऑलमोस्ट सभी मेट्रिक्स पर विनी इमिग्रेशन को बीट कर रही है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाएं। FY22 में 18.34 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3.94 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY23 में 19.58 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम, 4.43 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY24 में 34.88 करोड़ की टोटल इनकम, 11.12 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY25 के पहले हाफ H1 जो 30 सितंबर 2024 को क्लोज हुआ, कंपनी ने 5.4 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17.94 करोड़ रुपीस थी। जो रिपोर्टेड पीरियड्स थे उनमें कंपनी का पैट मार्जिन रहा FY22 में 21.45%, FY23 22.65%, FY24 31.87%, H1 FY25 में 30.08% और ROE कुछ इस तरीके से था। FY22 में 20.47%, 23 में 18.94%, FY24 में 35.64% और H1 FY25 में 13.69%। इसके अलावा आप बाकी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। और अब आखिरी में देखते हैं कुछ की वैल्यूएशन मेट्रिक्स। वेल, कंपनी का पोस्ट लिस्टिंग पीई कुछ 14x अर्निंग्स के आसपास बैठेगा, कंसीडरिंग द अपर प्राइस बैंड जो कि काफी रीजनेबल है। नंबर 2, एमा पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड। सो एमा पार्टनर्स लेकर के आ रही है अपना 76 करोड़ रुपीस का आईपीओ, जिसमें 66.14 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू, 9.87 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। एमा पार्टनर्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 जनवरी 2025 से ओपन होगा, 21 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 22 जनवरी 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। एमा पार्टनर्स आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 जनवरी 2025 को रखी गई है। एमा पार्टनर्स आईपीओ का प्राइस बैंड 117 से 124 रुपीस पर शेयर के बीच में है। नोट करने वाली बात यह है कि हाल ही में सितंबर 2024 में 104 रुपीस पर शेयर के फिक्स्ड प्राइस पर इक्विटी शेयर इशू किए थे। मिनिमम लॉट साइज एप्लीकेशन के लिए 1000 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,24,000 है। एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लॉट साइज 2 लॉट है, 2000 शेयर, सो 2,48,000 रुपीस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो एमा पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है जो अलग अलग सेक्टर्स के क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कई बिजनेस और फंक्शनल लीडर्स को रिक्रूट किया है। सितंबर 25, 2003 को कंपनी ने एक मेंबरशिप एग्रीमेंट साइन किया और एमा पार्टनर्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो लंदन में डोमिसाइल्ड है का मेंबर फर्म बन गई। एमा पार्टनर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के की ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: दुनिया भर के इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फर्म्स को एक साथ लाना ताकि मेंबर फर्म्स अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव सर्च सर्विसेज ऑफर कर सकें जहां भी उनके क्लाइंट्स ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, मेंबर फर्म्स को एक दूसरे के क्लाइंट्स के सर्विस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट, एमा पार्टनर्स इंटरनेशनल का नाम प्रमोट और मार्केट करना ताकि मेंबर फर्म्स को इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के एग्जीक्यूटिव सर्च या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के रूप में सेलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, मेंबर फर्म्स के म्यूचुअल प्रोफेशनल और बिजनेस इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाना। इसके जरिए कंपनी एक इंटरनेशनल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स के साथ जुड़ी जो एमा पार्टनर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के मेंबर फर्म्स हैं और इस ब्रांड नेम का यूज करने की परमिशन मिली। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेन्नई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में ऑफिसेज हैं। ग्लोबल टैलेंट और क्लाइंट पूल को टैप करने के लिए कंपनी ने अपने ऑपरेशंस साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड किए हैं और सितंबर 2010 में एमा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम से सिंगापुर में सब्सिडरी सेटअप की। उसके बाद मिडिल ईस्ट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हुए कंपनी ने 2 सब्सिडरीज एस्टैब्लिश की, एमा पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव सर्च लिमिटेड दुबई मार्च 2017 में और जेम्स डॉगलस प्रोफेशनल सर्च लिमिटेड दुबई जुलाई 2022 में। जेम्स डॉगलस जो एमा पार्टनर्स इंटरनेशनल के फाउंडिंग पार्टनर्स में से एक हैं, उन्होंने कंपनी को अपने नाम का यूज करने की परमिशन दी ताकि एक ऐसे ब्रांड का क्रिएशन हो जो मिड टू सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए एजाइल रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। कंपनी के पास जेम्स डॉगलस ब्रांड नेम का यूज करते हुए 2 सब्सिडरीज हैं, जेम्स डॉगलस प्रोफेशनल सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेम्स डॉगलस प्रोफेशनल सर्च लिमिटेड दुबई। इंडिया में एग्जीक्यूटिव सर्च का टारगेट एड्रेसेबल मार्केट FY 2023-24 के लिए 12.43 करोड़ रुपीस का है। मार्केट के
के स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें टॉप 4 to 5 ग्लोबल प्लेयर्स का हर एक का 7 to 10% का मार्केट शेयर है। इससे मिड साइज प्लेयर्स के लिए काफी स्कोप बनता है कि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकें। ये स्ट्रक्चर एमा पार्टनर्स जैसे कंपनीज के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जहां वो अगले 5 सालों में 5 to 8% तक का मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से रहा। FY22 में 57.87 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम, 11.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY23 में 51.06 करोड़ का टोटल इनकम, 2.94 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY24 में 68.84 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम और 14.62 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY25 के पहले 4 महीने जो 31 जुलाई 2024 को खत्म हुए, कंपनी ने 26.33 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम, 4.33 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट अर्न किया। FY23 में जो गिरावट देखी गई थी वो पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री के ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से थी, लेकिन कंपनी की स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस की वजह से अब उसके मार्जिन्स काफी बेहतर हैं। जहां तक रिस्क और चैलेंजेस का सवाल है तो एग्जीक्यूटिव हायरिंग पर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का काफी असर होता है, जिसमें हायरिंग एक्टिविटी लगभग 40% तक गिर सकती है। इंडस्ट्री को पेमेंट्स डिलेस का भी सामना करना पड़ता है, जो लगभग 60% बिजनेसेस को इंपैक्ट करता है। इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग मार्केट हमेशा से एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री रहा है, जिसमें एमा पार्टनर्स, इंडिया जैसे प्लेयर्स और कई बड़े कंसल्टिंग फर्म्स शामिल हैं। इनमें इंडिया बेस्ड ऑपरेशंस या वेल नोन ग्लोबल प्लेयर्स के इंडियन एफिलिएट्स भी हैं, जो सब्सटैंशियल मार्केटिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। एमा पार्टनर्स इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ अपने ऑपरेशंस को ज्यादा इफेक्टिवली रियलाइन करने की क्षमता रखती है। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के कारण कंपटीशन और बढ़ सकता है, क्योंकि इससे बड़े होमोजेनस और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स एमा पार्टनर्स इंडिया के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट कर लें। एमा पार्टनर्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव सर्च सर्विसेज को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बड़े ग्लोबल एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स, छोटी स्पेशलिटी फर्म्स और वेब बेस्ड फर्म्स जो जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए रिक्रूटमेंट टेक्नोलॉजीज में कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। साथ ही डेटा सिक्योरिटी एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इंडस्ट्री में हर साल 1 या 2 बड़े डेटा ब्रीचेस होते हैं, जिनका कॉस्ट 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस तक जा सकता है। ग्लोबल फर्म्स जैसे हाइड्रिक एंड स्ट्रगल्स और स्पेंसर स्टुअर्ट के होने की वजह से मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो एट 21x अर्निंग्स कंपनी काफी रीजनेबली वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है, गिवन दैट इंडस्ट्री पियर्स काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही एमा पार्टनर्स इंडिया के सामने ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी स्ट्रांग है। थर्ड, कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड। सो कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है, जिसका टोटल साइज ऑलमोस्ट 170 करोड़ रुपीस है, जिसमें लगभग 85 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 85 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 22 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 23 जनवरी 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का आईपीओ बीएससी एसएमई पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 जनवरी 2025 है। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का आईपीओ प्राइस बैंड 250 से 263 रुपीस पर शेयर सेट किया गया है। एप्लीकेशन के लिए मिनिमम लॉट साइज 400 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,05,200 रुपीस है। एचएनआई के लिए मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट 2 लॉट 800 शेयर्स है। 2,10,400 का इन्वेस्टमेंट होगा। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक डिजिटल कंसल्टिंग और आईटी इंजीनियरिंग का बिजनेस करती है, जो वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स को एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सर्विस देती है, जिसमें डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन और ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी शामिल हैं। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक के पास 500 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स हैं, जो दुनिया भर के 250 प्लस क्लाइंट्स को सर्व करते हैं और सर्विसेज इंडिया के अलग अलग लोकेशंस से डिलीवर की जाती हैं। कंपनी टीम क्लाउड, मोबाइल, डेवऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं और रिएक्ट, एंगुलर, एनईटी, पाइथन, नोड,
PHP, जावा जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करके काम करती है। साथ ही वो नया एप्लीकेशन डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करती है और अपने क्लाइंट्स के एग्जिस्टिंग और नए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी को एनहांस करती है। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक अपने क्लाइंट्स के लिए दो मेन मॉडल्स ऑफर करता है बेस्ड ऑन उनकी नीड्स। पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट, जो उन क्लाइंट्स के लिए है जो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस चाहते हैं विद अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड। इसमें पहले इनिशियल मीटिंग होती है जिसमें क्लाइंट के गोल्स समझे जाते हैं और फिर डिस्कवरी फेज में टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज का असेसमेंट किया जाता है। आखिर में एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है जो क्लाइंट की विजन के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा मॉडल है टाइम एंड मटेरियल, TNM, जो उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जो ऑनगोइंग सपोर्ट चाहते रहते हैं। इसमें पहले डिस्कवरी कॉल होती है जिसमें बिजनेस गोल्स और बजट समझे जाते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट टीम को सिलेक्ट किया जाता है जो प्रोजेक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। फिर इंजीनियरिंग एंड रिलीज फेज में टीम क्लाइंट के साथ काम करती है ताकि प्रोडक्ट ऑन टाइम और बजट के अंदर डिलीवर हो और टेस्टिंग के बाद एक बग फ्री सॉल्यूशन रिलीज किया जाता है। इस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी और कंटीन्यूअस सपोर्ट मिलती है जो क्लाइंट के लॉन्ग टर्म नीड्स को कवर करती है। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का ऑर्डर ड्रिवन बिजनेस मॉडल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने, अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ कोलैबोरेट करने और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने पर फोकस करता है। कंपनी का यह अप्रोच पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में प्रॉफिटेबल और स्केलेबल साबित हुआ है। कंपनी नए सेक्टर्स में एंटर करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी की डिमांड करती है, एक्सपैंड कर सकती है और अपनी एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ ज्यादातर नए मार्केट्स में एंटर करना, प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना और कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने से होता है। कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के थ्रू डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू जनरेट करती है और 100% रेवेन्यू एक्सपोर्ट सेल से आता है जो दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज से आता है। IT प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी होने के नाते इसका ग्लोबल फुटप्रिंट ना सिर्फ क्लाइंट बेस को एक्सपैंड करता है बल्कि दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ अलाइन रखता है। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है। मोरओवर कस्टमर सेगमेंट वाइज भी देखें तो कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाइड हैं। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जहां रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में बड़े ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स, मिड साइज्ड कंपनीज और कई छोटे लोकल कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो अलग अलग ज्योग्राफिक मार्केट्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स ऐसे मेथोडोलॉजीज डेवलप कर लेते हैं जो ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दें तो वो कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक के कॉम्पिटिटिव पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू का कम होना, कॉस्ट का बढ़ना और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज का गिरना। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक ने पास्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करने की संभावना हो सकती है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। 2022 के बाद से कंपनी ने अपने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के साथ कई सब्सटैंशियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं। कंपनी की रेवेन्यू ने फिस्कल 2022 से 2023 तक काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन FY 2024 में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया। FY 2022 में 6,907.18 करोड़ रुपए से शुरू करके FY 2023 में 9,257.23 करोड़ तक बढ़ गया, जो कि 34.02% का इंक्रीज है। FY 2024 में भी रेवेन्यू 9,817.21 करोड़ तक बढ़ा, लेकिन इस बार ग्रोथ रेट सिर्फ 6.05% थी। EBITDA मार्जिन्स का पैटर्न कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। FY 2022 में 32.56% से शुरू होकर FY 2023 में ये थोड़ा गिर के 27.18% हो गया, लेकिन FY 2024 में एक अच्छी रिकवरी हुई और मार्जिन 36.27% तक पहुंच गया। उसके बाद सितंबर 2024 तक थोड़ी इंप्रूवमेंट और हुई और मार्जिन 36.46% हो गया। आप कंपनी के बाकी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख सकते हो। हमें ये देखना होगा कि कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आ पाती है कि नहीं, और इसलिए शायद कंपनी जिस वैल्यूएशंस पर अपना IPO ला रही है वो थोड़ा रीजनेबल है फॉर एन IT कंपनी। हालांकि ये बात तो जरूर है कि कंपनी के सुपीरियर मार्जिन्स के बावजूद उनका म्यूटेड FY 24 एक स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन है थोड़ा कॉशियस रहने का। तो कैसा लगा आपको इस SME सीरीज का ये वीडियो? दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आशा करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आप SME IPOs को समझना चाहते हैं और मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.